नमस्कार। युवा समय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त, जी हाँ दोस्त, होस्ट नहीं दोस्त, शर्बानी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम अलग अलग सेगमेंट्स पर बात करते हैं। आज का हमारा सेगमेंट है करियर, और इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुश्री मधु चौधरी जी। मधु जी राज्य प्रशासनिक सेवा से चयनित हैं और वर्तमान में रविंद्र भवन में बतौर निदेशक कार्यरत हैं। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शर्मानी। राज्य प्रशासनिक सेवा, कैसे ख्याल आया कि आपको इसमें जाना चाहिए? ख्याल तो हमेशा से ही था, जी। बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड वैसा था। जी। पापा अभी रिटायर हुए कुछ समय पहले, तो वो आईपीएस थे। अच्छा। तो ऑब्वियसली घर का माहौल वैसा था, थोड़ा पॉलिटिकल था, बाकी ये अधिकारियों वाला था। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, वो तो करना ही था। अच्छा, मतलब घर का माहौल बचपन से ऐसा मिला कि आपको लगा कि आपका भी लक्ष्य जो है यही है। तो तैयारी कैसे शुरू की, कैसे सफ़र कैसा रहा आपका तैयारी का? तैयारी का सफ़र थोड़ा सा लंबा ज़रूर रहा, और ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत मज़ेदार था। अच्छा। क्योंकि हम कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को उस डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, और टाइम फॉलो करना, रूटीन फॉलो करना, टाइम टेबल। और फिर कई बार हताशाएं भी हाथ लगती हैं, निराशाएं आती हैं। तब लगता है कि कई बार ऐसा बैक ऑफ करने का भी मन करने लगता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाते हैं कभी कभी। पर ज़्यादातर समय में हम मोटिवेटेड तो रह पाते हैं, क्योंकि अगर हम आज कल परसों अगर हम लगातार अगर अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट डे मोटिवेटेड रहता है। तो ये एक चीज़ है। तो हमें उसे किस तरह चैनलाइज करना है अपनी एनर्जी को, दिस इज़ मेन। वाह। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कई युवा ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि हम खुद पढ़ के ही तैयारी कर सकते हैं, बहुत आसान है एमपीपीएससी का एग्ज़ाम, लेकिन असल में तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने किस तरह से इस लक्ष्य के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे जो माइलस्टोन्स तय किए होंगे, तो वो कैसे थे? आपने कोचिंग से शुरुआत की, सेल्फ स्टडी से शुरुआत की, जी, कैसे अपना टाइम टेबल को मैनेज किया? आपने बहुत सारे सेगमेंट्स करे इस सवाल में, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपने एक डायलॉग सुना होगा, यू नेल्ड इट, है ना। अब यू नेल्ड इट, चाहे तो वो पहले दिन ही नेल कर लो, या खुद से कर लो, या किसी के सपोर्ट से कर लो, या बहुत टाइम लगा लो, तो अल्टीमेटली जो करना है वही करना है। तो अगर हम खुद से कर पाते हैं, हमारे अंदर उतना पोटेंशियल है, तो व्हाई नॉट, है ना। और अगर हमें लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा विल पावर उधर वेस्ट नहीं करना है, हमें याद करने में या पढ़ाई करने में ज़्यादा करना है, तो आप किसी का मेंटोर का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट जा सकते हैं। तो इट्स बोथ दी वेज। ओके। मतलब तो ऐसा आपका सफ़र कैसा था इसमें? मेरा ऑफ कोर्स मैं तो कोचिंग ही किया था मैंने, और मैंने फॉर दैट आई मूव्ड टू दिल्ली ऑल्सो। अच्छा। तो वहाँ से मैंने तैयारी की थी, दिल्ली से। ओके। दिल्ली में आपने तैयारी की, सफ़र आपने जैसा शुरू में ही बताया थोड़ा सा लंबा रहा, बीच में हताशाएं भी हुई, तो कैसे खुद को आपने फिर से दोबारा प्रोत्साहित किया कि नहीं, लक्ष्य से भटकना नहीं है? प्रोत्साहित छोटे छोटा एग्ज़ाम्स तो मेरा निकलता था, है ना। तो मैं कई बार नहीं भी ज्वाइन करती थी, या जैसे एसएससी, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स देती थी मैं, क्योंकि जब मेरा एक बारी यूपीएससी मेंस में नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था वो, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम जब देते तो हमें लगता है कि नहीं हमारा हो जाएगा, और हर बच्चे को यही लगता है, जिसको ये लगता होगा कि मेरा नहीं होगा वो देगा ही क्यों एग्ज़ाम। तो मेरे दिमाग में भी वही था, और जब मेरा मेंस में नहीं हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, और भी चीज़ें ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैं एसएससी, फिर आईबीपीएस, बैंक पीओ, ये सब मैं चीज़ें देती थी। और ऑफ कोर्स स्टेट सर्विसेज भी मैंने दिया, हालांकि उसका हल्का सा एक डेविएटेड होती है पढ़ाई, तो मैं उसको अलग से पढ़ती नहीं थी। इन द प्रोसेस मैंने कोई भी एग्ज़ाम के लिए अलग से नहीं पढ़ा था, सिर्फ यूपीएससी वाज द फोकस, और उसके ही प्रोसेस में सारे एग्ज़ाम्स जो भी निकले और किए। तो कई बार जैसे एसएससी दिया, फर्स्ट स्टेज हुआ, सेकंड स्टेज दिया ही नहीं, तो ऐसा मैंने बहुत किया था, क्योंकि मेरा मन कहीं और नहीं था। फिर जब बैंक पीओ मैंने उसको एक बार ज्वाइन नहीं किया, जिस साल मैं मेंस दे रही थी। अच्छा। फिर जब वो मेंस में नहीं हुआ था, तो देन आई थॉट कि नहीं, अब अगर हुआ
तो मैं ज्वाइन करूँगी। ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम में बैंक पीओ ज्वाइन किया था इलाहाबाद बैंक में। अच्छा, तो बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि आपने कहा कि पहली बार में ये उम्मीद टूट जाती है, लेकिन कंटिन्यूसली चलना ज़रूरी है। तो थोड़ा अपने शेड्यूल के बारे में बताइए कि पढ़ाई का आपका शेड्यूल कैसा रहता था, उस वक्त के दौर का टाइम टेबल आपका कैसा रहता था, कौन सी किताबें आप प्रेफर करते थे, कुछ उस बारे में बताएं। टाइम टेबल तो ऐसा था कि बस पढ़ना ही है, बहुत ज़्यादा ऐसे बनाकर और ऐसा नहीं किया मैंने। मैं सिलेबस वाइज बनाती थी कि मुझे इतना का ख़त्म करना है, इंस्टेड कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। जी। उसके बनस्पत में ये बनाती थी कि मुझे ये टॉपिक इतनी देर में ख़त्म करना है। ठीक है। ये मेरा था अप्रोच। और जहाँ तक कि बुक्स का है, तो अभी तो बुक्स बहुत चेंज भी हो गई होंगी, तो मैं आई डोंट वांट टू मेंशन द बुक्स। पर हाँ, मैं अपना नोट्स भी बनाती थी, तो नोट्स को बार बार रिवाइज करना, आई थिंक रिविजन इज़ द की। क्योंकि जब हम उस प्रेशर में रहते हैं एग्ज़ाम के, तो हमें क्या याद आता है जिसको हमने बहुत बार रिवाइज किया है। और ख़ासकर जब हम मेंस राइटिंग कर रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं, तो जब हम जैसे कहते हैं ना कि बहुत खा लिया अब तो वॉमिट आ जाएगी। हाँ। तो हम वॉमिट कब कर पाएंगे, जब हमने एक को बहुत बार खाया है। तो जब हम बहुत बार रिवाइज करते हैं, तो वो फटाफट आता है और हमारे हाथ में चढ़ा रहता है। जी। तो ये एक चीज़ है कि बार बार उसको, इंस्टेड कि हम बहुत वाइड सिलेबस कंप्लीट करें, आप थोड़ा थोड़ा सिलेबस करो जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है, जो करंट में टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग जो है, उस चीज़ों को ज़्यादा बार करें। और जो ऐसा लग रहा है कि पिछले 10-20 साल में पूछा ही नहीं है, तो उसको अगर पूछने का 1-आधी% चांस है भी, तो मुझे लगता है उसको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से है कि रिवीजन आई थिंक मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। हाँ, किताबें तो ऑब्वियसली चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन कुछ और चीज़ें आप पढ़ते होंगे डेफिनेटली, सिलेबस के अलावा, किताबों के अलावा। हाँ, मतलब तो मैं उसमें क्या क्या शामिल करते थे आप पढ़ने किताबों के अलावा मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैगजीन्स वर देयर। न्यूज़पेपर द हिंदू, जो हम मुझे लगता है कि उस टाइम सभी पढ़ते थे, तो द हिंदू आई यूज्ड टू रीड। और मैगजीन्स आती थी, अर्जुना, कुरुक्षेत्र, आई एम श्योर सबको पता होगा उनके बारे में। थोड़ा बताइए, फिर भी कई लोगों को नहीं पता हाँ, होता। तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, जिसको, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम जैसे अभी किसी भी चीज़ में अगर आई है, सपोज़ किसानों के लिए आई है, तो उसका क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो योजना मैगजीन में हमेशा जो है सरकारी स्कीम्स का उल्लेख रहता है, तो हम उसको वहाँ से पढ़ें, तो हमारी आंसर फ्रेमिंग में हमें बहुत मदद मिलती है। तो सरकारी योजनाओं से जुड़ी जितनी भी जानकारी मिलती है अखबारों के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए, उसको ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जितना लेटेस्ट करंट अफेयर्स से मुझे लगता है अपडेटेड रहेंगे, आपको उसके सवालात अगर आते हैं तो जवाब देने में आसानी रहेगी। बिल्कुल, जवाब देने में आसानी भी रहेगी। और कहते हैं ना कि जो केक खाना है, तो केक कितना ब्यूटीफुल है, उससे मुंह में पानी आता है। हाँ। तो जब हम फैक्ट, फिगर्स और हम एकदम ऐसे लेटेस्ट आंकड़ों से और किसी स्टडी से, रिसर्च हुई हो रिसेंट में जिसका रिजल्ट पब्लिश हुआ हो, उससे अगर हम अपने आंसर पे वो डेकोरेशन कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स फिर वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके मायने रहते हैं, उसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जी। रिसर्च के लिए बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पढ़ने को मिल सकते हैं अच्छे रिसर्च पेपर्स? देखिए, आई थिंक आजकल तो सब इंटरनेट का ज़माना है, और सबको इतना पता नहीं कितना AI वगैरह, ये सारे चैट GPT, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल टू टेल ऑल दिस। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस्ड हैं। लेकिन मुझे लगता है तैयारी जब हम करते हैं किसी भी प्रशासनिक सेवा की, तो जितना किताबें या हार्ड कॉपीज़ हेल्प करती हैं, उतना इंटरनेट तो नहीं हेल्प करता, क्योंकि ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप कहाँ पढ़ते थे वो रिसर्च, मैगजीन्स में ही या किसी विशेष मैगजीन में अगर वो मुझे रिसर्च लगता है कि कोई भी हमको रिसर्च, तो PIB इज़ अ वेरी गुड सोर्स। और दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, जैसे कि सपोज़ कल्चर का कोई चीज़ हमने देखना, तो हम कल्चर की वेबसाइट पे जाएं। अच्छा। और उस पे ही हम उसका रिसर्च करें। तो आई थिंक जो जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उनसे ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे अब तैयारी में आपने कहा एक बार आपने बैंक PO ज्वाइन किया, अक्सर बच्चे वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, पूर्ण विराम लगा देते हैं कि हमारा जी एक जगह हो गया है, हमें एक अच्छी नौकरी मिल गई है, अब तो बस ज़िंदगी सेट है। लेकिन उस चीज़ से, उस कंफर्ट जोन से निकल कर कि नहीं, मेरा लक्ष्य अभी आगे बचा है, ये रास्ता आपने कैसे तय किया?
नहीं, वो कंफर्ट जोन से नहीं निकली मैं, एक्चुअली डिस्कम्फर्ट जोन से निकलती हूँ मैं। जी। हाँ, क्योंकि अगर मुझे कंफर्ट लगता तो मैं कभी नहीं छोड़ती। हाँ। मुझे थोड़ा सा एक अगर मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे हर चीज़ में डिस्कम्फर्ट लगता है कि ये नहीं, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, थोड़ा सा वैसा होता तो और अच्छा रहता। तो शायद ये ही मेरा जो नेचर में जो एक चीज़ है उसने मुझे मोटिवेट किया होगा या थोड़ा सा बोला होगा कि नहीं थोड़ा करो। और मुझे बेचैनी टाइप की रहती थी कि मुझे रहता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है, मुझे ये नहीं ये एग्ज़ाम निकालना है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैंने स्टेट सर्विसेज भी निकाला है और मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ तब भी मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ और ऐसा भी करना है, थोड़ा कुछ वैसा भी कर लूँ, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चली जाऊँ उस तरह का मेरा एटीट्यूड नहीं है। जी। दोस्तों, बहुत दिलचस्प बातचीत चल रही है, लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत को कंटिन्यू करें, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे मधु जी ब्रेक पे जाने से पहले कि एक अस्थिरता आपके अंदर बनी रहती थी, जिसकी वजह से आपने आगे भी सोचा कि नहीं, मुझे आगे लक्ष्य भी मेरा बाकी है। घर वालों का कुछ इसमें योगदान, आपका जो ये सफ़र रहा उसमें घर वालों का कैसे योगदान था? उन्होंने, क्योंकि पापा आपके रहे हैं आईपीएस, उन्होंने कुछ तैयारी में आपकी मदद की, कुछ गाइडेंस दिया अपनी तरफ से? बिल्कुल, पापा का तो बहुत सपोर्ट था, फैमिली का भी पूरा सपोर्ट, मम्मी का, सबका। पर पापा का स्पेशली उस टाइम पे रहा कि जैसा, और ये बात मैं मेंशन भी करना चाहूँगी क्योंकि सब बच्चों की लाइफ में जो प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऐसा आता होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेसिव हो जाते हैं। जी। तो मैं एक्चुअली मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया था एमपीपीएससी का, और उसमें ऑलमोस्ट सेम ही मार्क्स आते थे और सेम ही ऐसा, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेसिव तो थी और मुझे लग रहा था कि शायद मेरा मेंस में मार्क्स ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तभी आई विल गेट थ्रू। तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेसिव हो गई थी, मेरा बीपी भी लो हो गया था। तो देन ऐसे हो गया था कि मुझे एक पेज भी नहीं पढ़ पा रही थी मैं, अच्छा। इतना डिप्रेसिव। तो तब माय फादर, उन्होंने अपना बेड मेरे ही रूम में शिफ्ट किया नीचे। मैं ऊपर सोती थी, वो नीचे अपना गद्दा बिछाते थे, तो मैं उनको बोलती थी कि आप ऐसे क्यों? तो बोले कि हम यहाँ नीचे ना रीड करेंगे, आप सुनिए। बहुत अच्छी बात है। तो मैं सोचती थी ठीक है। तो क्या होता है कि वो मुझे रीडिंग करते रहते थे और मैं सुनती रहती थी। कई बार मुझसे मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर था लिखने के मामले में, तो मुझसे निबंध लिखवाते थे और चेक करते थे खुद ही। तो ये उन्होंने किया है और मुझे लगता है कि फिर से जैसे एक होता है ना कि हम ट्रेंच में चले गए, हाँ। और फिर एकदम से मैं रिवाइव हुई, तो इसमें बिल्कुल। पापा का बहुत बड़ा एक रोल नई था। ऊर्जा से उन्होंने आपको भर दिया। बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी होता है, मुझे लगता है कि जब भी क्योंकि ये बहुत कठिन सफ़र है, और जब भी ऐसे में कहीं आपका विश्वास डगमगाए तो परिवार का सपोर्ट जो होता है वो बहुत बड़ी बात होती है उस वक्त के लिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वही हैं जो आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जैसे हम छोटे बेबी को जैसे करते हैं ना कि हम पोएम सुना रहे हैं, आप याद कीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल ऐसे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में मैं चली गई थी कि मुझे वैसे ही करना पड़ रहा था। एंड पापा को ये पता था कि इसको ये चीज़ जब तक पूरी फिर से फ्लो में नहीं आएगी तो ये इससे बाहर भी नहीं आएगी। तो उन्होंने तब बहुत सपोर्ट किया। एंड मुझे लगता है शायद वो मेरी ज़िंदगी में पहले और आखिरी बार ही ऐसा हुआ कि मुझे किसी चीज़ से डिप्रेशन फेस किया, और मुझे लगता है उसको बहुत लाइटली लेना चाहिए। टेक इट एज अ बुखार और समथिंग, और 1 हफ्ते की गोलियां एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। और पूरा आपने एक डॉक्टर से सलाह पे, और मुझे लगता है ये बहुत ही नेचुरल है, किसी को कभी भी हो सकता है, तो उसको फेस करना है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स अगर उसको फेस नहीं करते हैं तो शायद जो आप कह रहे हैं कि वो हो जाता है कि बच्चे बहुत दिनों तक लगे हैं या आप कहते छोड़ो छाड़ो, शायद मुझे लगता है ये इस दौरान होता होगा कि अब छोड़ दो, कि अब नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसको हमें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। एक मधु जी से बात करते करते एक बहुत अच्छी बात जहन में आई दोस्तों, कि कई बार जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और रिवीजन करते हैं तो उन अपने ही रिवीजन को अगर आप रिकॉर्ड कर लें
और जब आपका मन ना करे पढ़ने का तो उसे अगर बार बार सुनते रहें तो भी एक रिवीजन का तरीका हो सकता है। मधु जी, क्या कहती हैं आप इसमें? बिल्कुल हो सकता है, और मैंने ऐसा कोशिश भी किया था, तो कर सकते हैं। और आपके घंटे कितने रहते थे दिन में? आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? क्योंकि कई बच्चे इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो 20-20, 22-22 घंटे पढ़ते हैं, सोते नहीं हैं। तो आपका कितने घंटे आप तैयारी करते थे? जैसा कि मैंने पहले बताया था जी। कि घंटे के हिसाब से तो मैंने नहीं किया, लेकिन ऑन एन फिर भी एवरेज जैसे हाँ जी, सिलेबस को भी आप दिन में 8 से कितना 8 से 15 घंटे लगातार या ब्रेक के साथ? नहीं, मैं एक ही जगह बैठ के पढ़ती थी, जी। और उसी में मेरा ब्रेक है। मान लीजिए पढ़ते पढ़ते खाना, हाँ। मैं ऐसे ब्रेक लेके मतलब कहीं वो उठ के नहीं आप जाती थी। तारतम्य तोड़ते नहीं थे, हम्म। आप वही 8 से 15 घंटे का एक स्ट्रेच में आप पढ़ाई करते थे। जैसे अगर मुझे कोई मन कर रहा है कि मुझे कुछ मूवी देखना है, कभी कभी मेरा बहुत मन करता था कि अब आज तो मैं मूवी ही देखूंगी, तो फिर मैं वहीं मूवी देखती थी। लैपटॉप चालू किया, वहीं मूवी देखा, और वहीं उसको थिएटर जैसा एंजॉय किया, खाना वाना लेके सारा पूरा तामझाम। तो वैसा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा आउटिंग नहीं करती थी जी। क्योंकि मेरा नेचर वैसा है कि मैं बहुत आउटिंग करने वालों में से, पार्टी करने वालों में से, मेरा वैसा नेचर रहा है। तो जब पढ़ाई करना है तो फिर ऐसा लगता था कि मन बहुत डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि जी, ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी होता है तैयारी में कि मन हर थोड़ी देर में भटकता है, लेकिन वही ज़रूरत है कि उस माहौल को आप बनाए रखें। 8 से 10 घंटे भी अगर या 15 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो एक ही जगह रहें, एक ही कमरे में रहें, ताकि उस माहौल में जब आप रहेंगे तो भले ही आप थोड़ी देर का 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन वो माहौल वहीं बना रहता है जो आपकी तैयारी में आगे चलकर मदद करता है। यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, मेरी एक म्यूज़िक टीचर है, तो उन्होंने मुझे एक बार क्योंकि मैं रियाज़ बहुत कम करती हूँ कि मुझे वक्त भी नहीं मिलता, तो वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जहाँ आप काम कर रहे हो या जो भी जहाँ पे हो आप, कार में या कहीं भी, तो बोले बस आपका तानपुरा चलते रहना चाहिए, है ना। आप भले ही नहीं बोल रहे हो बट सुनो, तो तानपुरा चल रहा है, मे बी मैं कुछ फाइल्स कर रही हूँ या कुछ और कर रही हूँ, तो बोले कि वो भी बहुत ज़्यादा शोर आपको डालेगा। तो मेरा मतलब है कि वो जो एक एनवायरनमेंट जो होता है उसको हमने थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि अगर अपने ही आप रिविजन्स रिकॉर्ड कर लें तो जब मन ना करे पढ़ने का तो वो सुनते भी अगर रहें तो आप उसी माहौल में रहेंगे और रिविजन अपने आप कहीं ना कहीं चलता रहेगा। राइट। और किताबें वगैरह जो भी है आप इंटरेस्ट की उससे जुड़ी कुछ भी चीज़ आप पढ़ते रहें तो भी अगर आप वो हट भी रहा है, ब्रेक भी ले रहे हैं, तो ब्रेक में भी उससे जुड़ा कुछ ना कुछ पढ़ें। हाँ, तो अगर जिससे मदद जैसे मिले। ये आप जो बोल रहे हैं उसमें क्या होता है कि जब बुक्स, अगर हम कोई बुक्स पढ़ने का शौकीन है, अगर बुक्स जैसे आप पढ़ने का बोल रहे हैं कि जिनको बुक्स पढ़ने का शौक है और अगर बीच में वो बुक्स भी पढ़ें, तो उससे ये होता है कि व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग विच यू लाइक, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जब वो स्पीड बड़ी होती है और फिर जब आप अपना टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो या कोर्स सिलेबस बुक पढ़ते हो तो वो एक स्पीड कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है। मैं मतलब आपको बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, परंतु क्या है ना, ये एक्चुअली में वर्क करती है। बिल्कुल यही छोटी छोटी बातें ही हैं जो आगे चलकर हमें हमारा रिजल्ट देती हैं। तो दोस्तों, अब लेते हैं एक बार और छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी तक हम मिले थे एक मधु चौधरी से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अपने लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँची हैं और आज बहुत सफल हैं। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे वापस तो हम मिलेंगे एक अलग मधु चौधरी से जो प्रशासनिक अधिकारी के अलावा और क्या हैं और वो क्या करती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मधु जी, जैसा कि अभी तक तो हमने जाना कि आप किस तरह से यहाँ तक पहुँची, इसके अलावा भी तो एक ज़िंदगी होती है हमारी, तो उस ज़िंदगी में आप क्या करना पसंद करती हैं? मैं सब कुछ करना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं सब कर लूँ जी। पर मैंने कुछ चीज़ें चुनी क्योंकि सब नहीं कर सकते। तो म्यूज़िक विच आई हैव चोज़न, और आई हैव चोज़न डूइंग पॉडकास्ट। तो ये है दो मेन चीज़ें जो मैं भी करती हूँ। और साथ ही मेरा जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे मैं बिजनेस भी करती थी। अच्छा। मतलब आई वाज एन एंटरप्रेन्योर। तो कहीं ना कहीं वो मेरा एंटरप्रेन्योर मरता नहीं है, तो वो भी है। अरे वाह। तो मतलब एक जॉब जो चल रही है, जो एक सफ़र आपने चुना था, उसके अलावा आप संगीत को भी उतना ही ध्यान दे रही हैं, आप पॉडकास्ट भी कर रही हैं, और
एंटरप्रेन्योर भी हैं। संगीत के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? ये तो बहुत, अभी आप क्योंकि तैयारी के दौरान भी बता रही थी कि आप अभी भी शायद रियाज़ करती हैं, तो संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ और अभी कहाँ पहुँचा है वो सफ़र? संगीत तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, पर जी। मैंने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया था, और क्योंकि माहौल भी नहीं था और ज़्यादा समझ भी नहीं थी मुझे छोटे में। जो भी होता है कि हमें जो पेरेंट्स बोलते हैं वही हम करते हैं। जैसे जैसे बड़ी हुई तो म्यूज़िक में बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि मैं भी गा सकती हूँ, मैं भी गा सकती हूँ। जी। फिर व्हेन आई केम इनटू दीज सर्विसेज, तो बेसिकली मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट इज़ फाइनेंस। अच्छा। हाँ, तो मुझे थोड़ा बोरिंग लगता था। किसी को बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है। जी। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ना रिज़ाइन करना है। अच्छा। हाँ, तो मैं, ये दिमाग में हमेशा ये रहता था मुझे रिज़ाइन करना है और उसके बाद मैं म्यूज़िक करूँगी, मुझे ठीक है। रिज़ाइन करना है, उसके बाद मैं सिंगर बनूँगी। तो पापा का भी पापा को ये तो नहीं बोला था म्यूज़िक के लिए, पर ये ज़रूर कहती थी कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा और मुझे रिज़ाइन करना है। तो भी पापा ने मेरे ऊपर ही चॉइस छोड़ा था, बिकॉज़ हमारे घर में कभी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया गया बच्चों को। तो फिर कहीं ना मुझे आइडिया आया कि यार मैं डिपार्टमेंट चेंज कर लूँ, क्यों जी। ना कल्चर डिपार्टमेंट में जाए, जहाँ पे आपको म्यूज़िकली पीपल, यू कैन एसोसिएट विद पीपल। तो वो ऐसा, इस तरह से वो शुरू हुआ। तो आपने सीखना कब से शुरू किया? उसी के संगीत? बाद मैंने, जब मैं कल्चर अच्छा। डिपार्टमेंट में आई। तो तब से आपने सीखना शुरू किया। तो कौन गुरु रहे, कैसे आप उनसे मिली और अभी कितना रियाज करती हैं आप? तो अभी जो करंट में मैं गुंदेचा सर से सीख रही अरे हूँ, वाह। उमाकांत गुंदेचा सर से। जी। हाँ, और साथ ही जो लाइट म्यूज़िक है मैं वो सलीम अल्लाह वाले सर से सीखती हूँ। तो आप उनसे ध्रुपद ही सीख रही हैं? क्लासिकल क्लासिकल सीख रही हैं। और ये सफ़र अब कहाँ पहुँचा है? कुछ 2 लाइन हम भी सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। बाकी मेरा एक भजन जो आया है, वो अच्छा। ज़रूर मैं अभी आपको सुनाऊंगी। वो आया है, 2 भजन आए हैं एक्चुअली। तो सेकंड भजन अभी हमारा 1-2 दिन में लॉन्च हो चलिए जाएगा। इसी बहाने सुनते हैं इनका एक भजन।
शमशान में तेरा वास है, सब भूत प्रेत तेरे दास है। सारे जगत का स्वामी हो के भी कहता ना कुछ भी मेरे पास है। डमरू की ताल पे नाच के मैं भूलूं सारे गम भोले। इतना सा करम कर दे भोले, मैं जपता फिरूं बम बम भोले। तेरा नाम जपूं हरदम भोले, बस याद रहे मुझे बम भोले। इतना सा करम कर दे भोले, मैं जपता फिरूं बम बम भोले। बम भोले भोले बम भोले, भोले 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 बम भोले। बम भोले भोले बम भोले, भोले 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 बम भोले। बम भोले भोले बम भोले, भोले 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 बम भोले। बम भोले भोले बम भोले, भोले 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 बम भोले। बहुत बहुत अच्छा भजन है। थैंक यू। आपने संस्कृति विभाग में ट्रांसफ़र ले लिया, लेकिन काम तो आपका बहुत हेक्टिक होता है, बिल्कुल। तो कैसे समय निकालती हैं आप रियाज़ करने का? आप लाइव शोज़ भी करती हैं, तो ये आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? टाइम मैनेजमेंट ही मुझसे सब पूछते हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, लेकिन मैं आई गो विद द फ्लो। क्योंकि क्या होता है कि देखिए रोज़ तो आपका शो नहीं है। अब जैसे जैसे शो नज़दीक आएगा तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन यदि सरकारी काम है, वो बड़ा काम आया है, तो अब उस वक्त सब कुछ छोड़ के वो काम करना पड़ेगा, जी। है ना। तो ये प्रायोरिटी है। अब मेरा छोटा सा बेटा भी है, अच्छा। तो अगर उनने फ़ोन करके कुछ ऑर्डर किया है कि मम्मा यू शुड कम होम राइट अवे, तो फिर वो फॉलो करना पड़ता है। जी। तो इट इज़ लाइक अगर मैं टाइम को विभाजित करने की कोशिश करूँगी तो मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी। जी। इसीलिए मैंने ये इस तरह से मैं आगे बढ़ती हूँ कि उस दिन क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। फिर भी आप रियाज़ के लिए दिन में थोड़ा वक्त निकालती हैं या? हाँ, नहीं, मैं रियाज़ के लिए वक्त निकालती हूँ, और जैसे जैसे जो वक्त मिल जी। जाए। जैसे मान लीजिए सुबह कुछ मीटिंग है, हाँ, हाँ। या सुबह कहीं जाना है तो शाम को कर लिया, जी। गाड़ी में कर लिया, जी। ऐसा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जब आप तैयारी करी थी तब भी आप थोड़ा बहुत म्यूज़िक का शौक़ तो आपको तब भी था, तो क्या जो शौक़ होते हैं वो जब ऐसे स्ट्रेसफुल वक्त आता है तैयारी के वक्त पे, क्या वो शौक़ मदद करते हैं? कितना मदद करते हैं? हाँ, अगर वो शौक़ है तो वो मदद करते हैं, और वो मूड को लाइट कर देते हैं। आई थिंक हल्का महसूस, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जी। जैसे कई लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक हाँ। होता है, तो उससे क्या है, यू कनेक्ट विद नेचर। जब आप प्लांट्स को टच करते हो, फील करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपका अपने आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगा। जी। सेम गोज़ विद म्यूज़िक ऑल्सो, क्योंकि उसमें जो म्यूज़िक है, अलग अलग तरह के सुर जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को, दिमाग को राहत देते होंगे, बिल्कुल। जो मुझे लगता है। जी। तो इस तरह से वो हेल्प तो करता है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है, बैलेंस क्योंकि नहीं तो बिल्कुल। शौक की राह में अगर बह गए तो तैयारी पीछे छूट जाएगी। बिल्कुल, वही मैंने आपसे कहा कि अगर जी। शौक है, हाँ। अगर शौक है तो करना चाहिए। जी। और शौक का ये ऑफ कोर्स बैलेंस बनाना तो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप उसको करियर ले रहे हैं जी। तो उस तरह से फिर आप उसमें टाइम दीजिए। जी। लेकिन हाँ, अगर आपको स्टडीज़ के बीच में ब्रेक लेना है तो आप उसमें टाइम का निर्धारण ज़रूर कीजिए जी। कि मान लीजिए आधे घंटे या 1 घंटे का ब्रेक लिया है तो जी। उतना ही उसको लिमिट रखें। आपने जैसा कि अपनी बातचीत में बीच में बताया कि आप थोड़ी असहज भी प्राणी हैं, आपको हर वक्त कुछ नया करने की इच्छा होती है, तो एक उद्देश्य जीवन का आप पा चुकी हैं, अपने एक नए शौक़ को भी आप बहुत अच्छे से समय दे रही हैं, और 2 गाने आ चुके हैं। आगे क्या सोचा है? क्या संगीत की दुनिया में और आगे बढ़ेंगी, कुछ विभिन्न गाने की कोशिश करेंगी, या अब कुछ और नई चीज़ सीखेंगी? देखिए, म्यूज़िक तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी छोड़ पाऊँगी, जी। तो मैं उसमें ज़रूर करते ही रहूँगी। दूसरा ये है कि जो आपने बोला नया क्या, तो जैसे मैं पॉडकास्ट जो कर रही हूँ वो नया है, और मैं इसमें ही आगे बढ़ने की बहुत मेरी इच्छा है। और क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं नए नए लोगों से मिलती हूँ, तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे म्यूज़िक से भी मैं जुड़ाव महसूस करती हूँ, बिकॉज म्यूज़िक के लोग भी आते हैं। हाँ। तो ये इट इज़ एक्चुअली इंटरकनेक्टेड थिंग ना। बिल्कुल। तो वैसा तो म्यूज़िक में भी मेरा आगे और गज़ल भी आएगा। अरे वाह। हाँ।
तो इसी बात पे सुन लेते हैं इनका नया भजन जो अभी आने वाला है। राम उनका नाम है, धर्म है सनातनी, जो राम को मिटा सके वो शक्ति ही नहीं बनी। राम उनका नाम है, धर्म है सनातनी, जो राम को मिटा सके वो शक्ति ही नहीं बनी। मन में उनके है दया, स्वभाव से वो संत है, आरंभ भी उन्हीं से है, वो ही अंतकाल है। कंस के संहारक वो रावण के काल है, वो ही विष्णु वो ही राम वो ही नंदलाल है। राम उनका नाम है, धर्म है सनातनी, जो राम को मिटा सके वो शक्ति ही नहीं बनी। उनके एक बाण से तीन लोक कांपते, धरती कांप उठती थी उनके एक हाथ से। थरथराते पापी थे, डर के आंखें मीचते, घर के बाण कमान पे जब प्रत्यंचा खींचते। राम उनका नाम है, धर्म है सनातनी, जो राम को मिटा सके वो शक्ति ही नहीं बनी। उनके शौर्य का यहाँ कोई ना बखान है, बस वही महान थे और वही महान है। राम ही सुबह है सबकी, राम सबकी शाम है, राम से बड़ा तो सिर्फ राम का ही नाम है। राम उनका नाम है, धर्म है सनातनी, जो राम को मिटा सके वो शक्ति ही नहीं बनी। कष्ट नष्ट होते हैं राम नाम जाप से, राम ही बचाएंगे तुझको तेरे पाप से। जो न माने राम को कहते राम मिथ्य है, मौत साक्षी है इसकी, राम नाम सत्य है। राम उनका नाम है, धर्म है सनातनी, राम उनका नाम है, धर्म है सनातनी, राम उनका नाम है, धर्म है सनातनी। बहुत बहुत अच्छा भजन है, ये भी बहुत ही मधुर है। थैंक यू। संस्कृति से आपने जैसे कहा आप लोगों से जुड़ी रहती हैं, हमारा युवा जो है आज कहीं ना कहीं संस्कृति से थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। तो संस्कृति और युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, आपको क्या लगता है कि किस तरह से इनके बीच का जो गैप है वो दूर करना चाहिए हमें? देखिए, युवाओं से दूर तो नहीं हो रहा है। मुझे जो लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, मुझे लगता है आजकल युवा और ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं कल्चर से। हाँ, बीच में ये ज़रूर एक गैप रहा होगा, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा, पर अब हम जैसे कि देख रहे हैं कि फिर से वो चीज़ आ रही है। एंड जहाँ तक सरकार का सवाल है, वो अपना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी जितना भी एमपी जितना आगे है कल्चरल प्रोग्राम्स में, उतना कोई अभी प्रदेश इस वक्त नहीं है। तो हमारे यहाँ इवन टूरिज़्म अगर देखा जाए, बिकॉज़ क्योंकि वो भी कल्चर से हम जुड़ा ही हुआ मानते हैं इसको, तो ये दोनों ही चीज़ें अगर हम जितना यूथ पार्टिसिपेशन रखेंगे और यूथ को अपॉर्चुनिटी जितनी भी ज़्यादा मिल रही हैं, और इस वक्त मिल भी बहुत रही हैं, हाँ, उसको बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करें यंगस्टर्स कि उसमें अपना क्या कर सकते हैं। जैसे कि आजकल
तो सबको रील बनाने का शौक़ है जी। और वीडियोस बनाना चाहते हैं, शॉर्ट जी। मूवीज़ बना सकते हैं। और मतलब इतना ज़्यादा स्कोप है यूथ के लिए, कल्चर में, टूरिज़्म में, हर चीज़ में। मैं तो हर जगह देख रही हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चों से लगा के जो यंगस्टर्स हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग। जो बड़े बड़े समारोह होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा लगेगा नहीं आपको कि हम या मैं कभी इनकी उम्र में थी तो मैं क्या कर रही थी। ये इतने यंग बच्चे आजकल इतना क्लासिकल डांस करेंगे, क्लासिकल गाएंगे, मतलब हमारे ऐसे रोए खड़े हो जाएंगे। सो दे आर वे फॉरवर्ड। ओके। हाँ, और गवर्नमेंट तो बिल्कुल सपोर्ट कर ही रही है और हम हमेशा ओपन है जी। सरकार ओपन है। तो जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि जो युवा हैं वो हमारी संस्कृति से काफ़ी जुड़े हुए हैं और वापस क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ वापस लौट रहे हैं। कुछ सरकारी योजनाएं हैं इस तरह के युवाओं के लिए, या कोई सरकारी कार्यक्रम हैं जहाँ पे युवा, जैसा आप कह रहे थे, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो इस तरह का हुनर रखते हैं, खुद लिखना, गाना या बिल्कुल ऐसा नृत्य में है? बहुत सारी चीज़ें हैं जी। जिसको आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, कल्चर का जो ऐप होता है या कल्चर की जो हमारी वेबसाइट है जी। उसमें लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे पूरा सेगमेंट वाइज तो क्या प्रतियोगिताएं चलती हैं वहाँ युवाओं के लिए? प्रतियोगिताएं भी चलती अच्छा। हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जैसे जी। हाल ही का जो मैं बता रही हूँ, एक हमारा बैंड का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हम सारे कॉलेजेस के बैंड का कंपटीशन था। फिर जो 3 विनर्स थे तो दे गॉट द चांस टू प्ले। और उस वक्त क्या होता है कि हम कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं ताकि उनको वो सेम रिकग्निशन मिल सके उन बैंड को, या जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो विनर्स हैं, उनको सेम रिकग्निशन मिले जितना कि एक सेलिब्रेटेड पर्सन को मिल रहा है। जी। तो ऐसे बहुत सारे, मैंने ये एक उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारे हैं। और हाल ही में अभी हिंदी दिवस के दिन कविताओं का जो एक हुआ था, उसमें इतने छोटे तो क्या ही बोलूँ, मतलब एकदम यंग लड़कियां और बॉयज़ ऐसे कविताएं बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अद्भुत। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि शायद या मैंने मिस किया हो या ये एकदम नया अभी उभर के आ रहा है कि क्या है, पर बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि हम कविताओं पे बात कर ही रहे हैं, तो हमारे स्टूडियो में भी एक कवि उपस्थित हैं। चलिए सुन लेते हैं उनकी कविता। दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक छोटा सा गीत आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश करती हूँ। एक शिकायत का गीत और हम सभी के बीच से उठा हुआ ये गीत आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। सुने। गीत आज एक लेकर आई अपनी ही आबादी से, गीत आज एक लेकर आई अपनी ही आबादी से। एक शिकायत है मुझको अपने ही संगी साथी से, गीत आज एक। और इस गीत का पहला बंद निवेदित करती हूँ। सुने कि बचपन की यादों में जाकर आज के दिन को याद करूं, था जुनून जो बीते कल में उस कल की फरियाद करूं। संगी साथी और मिठाई यही सुहाना लगता था, सुबह सवेरे उठ कर आना कहाँ बहाना लगता था। आज ये हम मजबूर हुए क्यों सुबह सवेरे आने को, आज ये हम मजबूर हुए क्यों सुबह सवेरे आने को। संगी साथी भूल गए क्या वीरों के अफसाने को, आज तो सोने का दिन है जब सुनती अपने साथी से, आज तो सोने का दिन है जब सुनती अपने साथी से। क्यों न शिकायत हो मुझको फिर अपने संगी साथी से, गीत आज एक। और इस गीत का अगला बंद देखें कि देशभक्ति का जज्बा केवल नारों तक ना सीमित था, देशभक्ति
भक्ति का जज्बा केवल नारों तक ना सीमित था आचरण में यह शामिल और ये सच में जीवित था। जनगण मन का गान कहीं जब टीवी पर आ जाते थे, दादा दादी बच्चे सारे स्वयं खड़े हो जाते थे। आज बदल देते हैं चैनल देशभक्ति के गाने पर, आज बदल देते हैं चैनल देशभक्ति के गाने पर। नई पीढ़ी क्या सीख रही हम आपके न बचकाने पर, आज बदलते से मिजाज है मेरी ही आबादी से, आज बदलते से मिजाज है मेरी ही आबादी से। क्यों न शिकायत हो मुझको फिर अपने संगी साथी से। गीत आज एक और इस गीत का आखिरी बंद आप सभी को समर्पित करती हूँ। इस गीत को लिखने की क्यों आवश्यकता हुई तब सुनेगी। ये आज़ादी पाई हमने वीरों की कुर्बानी से, ये आज़ादी पाई हमने माँओं की बलिदानी से। मेहंदी महवर चूड़ी बिंदी सब जाकर जब रूठ गए, बच्चों की किलकारी वाले दिन भी सारे छूट गए। राखी का त्योहार बहन का कितना सूना सूना है, राखी का त्योहार बहन का अब से सूना सूना है। बाबा के कंधों का बोझ अब और वजन से दूना है। हम तुम उनको याद रखें बस यही निवेदन साथी से, हम तुम उनको याद करें बस यही निवेदन साथी से। यही शिकायत है मुझको अपने ही संगी साथी से। गीत आज एक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसी लगी मधु जी आपको ये कविता? बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने बताया कि युवा संस्कृति से तो काफ़ी जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है सामाजिक मूल्य कहीं ना कहीं अभी भी छूटते जा रहे हैं। आगे बढ़ने की दौड़ में कुछ पाने की उसमें जो पारिवारिक मूल्य होते थे वो कहीं ना कहीं मिसिंग होते जा रहे हैं। आप को क्या लगता है कि किस तरह युवाओं को उन मूल्यों से जोड़ के रख सकते हैं हम? कैसे उनको मतलब या तो मोटिवेट करें कि वो अपने मूल्यों से, अपने जड़ों से ज़रूर जुड़ कर रहें? देखिए, जड़ों से जुड़ने के लिए जड़ बहुत ज़रूरी है, और आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं वो एक रीज़न मुझे मेजरली लगता है। और पुराने ज़माने में, और कभी कभी मैं आज भी जो देखती हूँ कुछ फैमिलीज़ में, जो पूरा सब लोग साथ में रहते हैं, दादा दादी रहते हैं या नाना नानी के यहाँ जाना, मतलब घर में 20 लोग 25 लोग रहते हैं। मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है 1 जन 2 जन 3 लोग, ये मुझे बहुत अजीब लगता है, और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि ये नहीं होना चाहिए, और ये मेन रीज़न है। बाकी सरकार जो कर सकती है इज़ अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन ये जो सामाजिक मूल्यों की बात आपने कही है वो मुझे लगता है कि घर से आते हैं, वो घर से आती हैं। और न्यूक्लियर फैमिली क्योंकि होती जा रही है तो वो मिस होता जा रहा है। बिल्कुल होता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं इतना सारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हूँ, तो ठीक है, लेकिन क्या मैं अपने बच्चे को कितना टाइम दे पाऊँगी, या वो मुझसे या मैं उनसे कितनी देर बात करेंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं जब घर में और बच्चे हों, 3-4 और बच्चे हैं, इसके बच्चे उसके बच्चे, तो एक तरह से शेयरिंग सीखते हैं, बांटना सीखते हैं, थोड़ा सा टॉलरेंस सीखते हैं। जो कहते हैं सोसाइटी में टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत है, वो तो तभी आएगा ना जब घर में 4-5 बच्चे रहते हैं सेम एज के, है ना, लड़ते हैं झगड़ते हैं, लिमिटेड संसाधन होते हैं, उसमें ही सब करना है। एक केक आया, अब एक ही केक खाना है, अब एक केक को एक ही बच्चा खा रहा है,
तो कितना अंतर आता है, बिल्कुल, एक केक को बिल्कुल। 5 बच्चे खा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अंतर, ये हम बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इसी से हमारा जो हर चीज़ आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आपने कहा कि हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही देखें अगर तो हम कितनी सारी बोलियां हैं, हमारी लोक भाषाएं, बोलियां बहुत सारी हैं, लेकिन आज की पीढ़ी शायद ही अपनी बोलियों को जानती है या बोल पाती है उस तरह से। नहीं, आजकल तो ये ट्रेंड और फैशन है कि भाई अंग्रेजी में बात करना जी। है, और बच्चा जितना इंग्लिश में बात कर रहा है, मतलब आपका बच्चा उतना प्यारा है और उतना ही एक्सेप्टेबल है। हाँ, और ये जो बोली की बात आप कर रहे हैं, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, यही जनरली सब लोग ये बोली बोलते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा गर्व की बात होती जी। है, इसको शर्म की बात ना माने। जी। क्योंकि आई हैव सीन पीपल, उनको लगता है कि नहीं, अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो ही शान की बात है। और मुझे लगता है कि ये हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये बोलियाँ सिखानी चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मधु जी, युवाओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? युवाओं के लिए तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जितना ज्ञान हो सके अपने बड़े बुज़ुर्गों से ज़रूर लें। और अगर करियर की बात है तो उसको बहुत ही जुडिशियसली चूज़ करें, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस दिमाग में रहते हैं, फिर लगता है कि ये कर लें, फिर उसके बाद बैक ऑफ करते हैं, फिर लगता है ये करें, फिर बैक ऑफ करते हैं। तो इतने हिट एंड ट्रायल्स मत कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है एक्सप्लोर ही करना है, तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर कर लीजिए, या उनकी बुक्स पढ़ के कर लीजिए, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसको कर लीजिए। और प्लीज़ एक भेड़ चाल मत चलिए कि जब मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरी फ्रेंड वो कर रही है, तो मैं भी वही कर लूँ। अपना जो इंटरेस्ट है उसको अपना करियर बना लीजिए, फिर बहुत मज़ा आता है। नहीं तो फिर बेचैनी रहती है, ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा। और ज़िंदगी जीने का लुत्फ़ तभी है जब आप वो अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लें। तो बहुत अच्छी बात मधु जी। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन को और दूरदर्शन की पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो दोस्तों, आज का यहीं तक, और अगले कार्यक्रम में मिलते हैं एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।